तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना ये लास्ट इस चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम अपना स्पीशीएशन और ह्यूमन एवोल्यूशन लेने वाले। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीशीएशन। तो स्पीशीएशन का मतलब क्या होता है? तो स्पीशीएशन का मतलब होता है नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, मतलब नए नए स्पीशीज़ बनती है, उसको स्पीशीएशन कहते हैं। तो हम थोड़ा इसको एकदम डिटेल में समझते हैं स्पीशीएशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन है उससे हम एकदम ध्यान से मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेशन करके हम समझने वाले स्पीशीएशन का मतलब क्या है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब कि नए नए जो स्पीशीज़ बनती है किसी भी प्लांट और एनिमल की, तो एवोल्यूशन के इफेक्ट के कारण नए नए स्पीशीज़ बनती है, नए नए प्लांट के एनिमल और नए नए फॉर्मेशन होता है नए नए स्पीशीज़ का। और स्पीशीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। और जो स्पीशीज़ रहती है, मतलब जो ये स्पीशीज़ है वो एक ग्रुप है एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रहता है। और वो ग्रुप क्या, जो ग्रुप रहती है ऑर्गेनिज्म की, वो अपनी स्पीशीज़ का नए नए मतलब एक नया इंडिविजुअल पैदा कर सकती है, मतलब एक नया चाइल्ड बोल सकते हैं हम, नया चाइल्ड अपने स्पीशीज़ का वो प्रोड्यूस कर सकता है। और कैसे? तो नेचुरल रिप्रोडक्शन से, मतलब जैसे नेचुरली रिप्रोडक्शन से वो एक नया अपना एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है। ईच स्पीशीज़ ग्रो इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। और हर एक जो अलग अलग स्पीशीज़ है, मतलब पृथ्वी में करोड़ों स्पीशीज़ है, तो जो करोड़ों अलग अलग स्पीशीज़ है वो उसको ग्रो होने के लिए एक अलग तरीके का जोग्राफिकल कंडीशन उसे चाहिए रहता है। मतलब वो हर जगह ग्रो नहीं हो पाएगा, मतलब उसको एक ठीक वातावरण चाहिए रहता है जो उसके लिए एकदम सही रहता है। जैसे कि आप पोलर बियर है तो उसको ठंडी जगह पे वो रहता है। अब उसको हम डेजर्ट में छोड़ देंगे, रेगिस्तान में, तो वहाँ पे जी नहीं पाएगा, वहाँ पे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो ग्रो नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर हम वहाँ पे चले जाएंगे ठंडी जगह पे, तो हम वहाँ पे अच्छे से रह नहीं पाएंगे। तो उस तरह से मतलब हर एक स्पीशीज़ को अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए रहता है उसको ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज़ डिफरेंट। मतलब ये जो अलग अलग स्पीशीज़ रहती है, जो ये अलग अलग स्पीशीज़, उनका खाना का तरीका मतलब खाना भी अलग रहता है, फिर जो उनका रहन सहन रहता है वो भी अलग रहता है। और जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रहता है, मतलब कितने वो रिप्रोडक्शन करके कितना रिप्रोडक्ट होता है, वो उस एबिलिटी भी मतलब सबका अलग अलग रहता है। और उनका पीरियड भी अलग रहता है। पीरियड का मतलब जैसे लाइफ कितना वो जीते, वो जैसे कि अब ह्यूमन का ले ले तो अभी के टाइम पे वो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 75 to 80 जी लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर एकदम ज़्यादा फिट रहे तो मैक्सिमम 100 तक जी लेते हैं। बहुत ही रेयर रहता है वो, मतलब बहुत कम ही लोग 100 तक जीते। अभी के टाइम पे बहुत कम ही लोग, पहले के टाइम पे ज़्यादा लोग जीते थे, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत कम ही लोग जीते हैं 100 ईयर्स। और हावेवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन। मतलब जेनेटिक वेरिएशन भी एक कारण है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन से भी मतलब नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। मतलब जेनेटिक में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उस वजह से नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। बिसाइड जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। और इसके अलावा जो जोग्राफिकल कंडीशन रहता है, मतलब जगह के हिसाब से, मतलब जैसे इन्वायरमेंट कैसा है उस हिसाब से भी स्पीशीएशन हो जाता है, मतलब नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल ले ले, तो अगर समझ लीजिए आप अभी हम इंडिया में, तो हमारा जो कलर है, हमारा जो बॉडी कलर है वो मान लीजिए सांवला है। और अगर हम अमेरिका साइड में जाए, मतलब वहाँ पे ठंडी रहती है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि वो इक्वेटोरियल साइड में नहीं है। तो अगर हम वहाँ पे जाए तो हमारा जो रूप रंग है वो थोड़ा गोरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं है उतनी। तो उस वजह से मतलब कि ये जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से हमारे में चेंजेस आए, तो उससे भी मतलब वो भी रिस्पॉन्सिबल है स्पीशीएशन होने का, मतलब नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन उससे भी होता है। और सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड टू स्पीशीएशन। और ऐसा ही मतलब जो जोग्राफिकल कंडीशन के वजह से भी नए नए स्पीशीज़ का मतलब स्पीशीएशन इसके मदद से भी होता है, जोग्राफिकल कंडीशन के मदद से भी, या रिप्रोडक्टिव में से ही कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन के भी कारण मतलब स्पीशीएशन होता है, नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है।
तो स्पीशिएशन का मतलब क्या है, सिंपल, अगर कोई भी आपसे पूछे स्पीशिएशन का मतलब क्या है, तो आप ये मतलब इसका सिंपल मीनिंग यही है कि नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। और क्यों होता है, तो इवोल्यूशन के इफेक्ट के कारण नए नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। और वो सारे स्पीशीज़ को मतलब क्या होता है, तो एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जो अपने जैसा एक अपनी स्पीशीज़ का एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपना चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हर एक स्पीशीज अलग अलग मतलब जगह पे वो ग्रो होती है, मतलब उसके लिए एक अलग ही तरीके का कंडीशन उसको लगता है। इन्वायरमेंट मतलब उसको सूटेबल इन्वायरमेंट में ही वो ग्रो हो पाता है, हर जगह हर इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं हो पाता है। और फिर जो उनका फूड रहता है, जो खाना रहता है, फिर जो हैबिट रहता है, जो उनका रहन सहन रहता है, मतलब जो उनका रहन सहन रहता है, फिर जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रहता है, जैसे अब डॉगी है तो वो 8-7 बच्चे पैदा कर देते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे पैदा कर देते हैं, या 2 ही बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। ये नॉर्मली तो एक ही बच्चे पैदा करते हैं, तो मतलब अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग रहता है। और फिर सबका पीरियड भी अलग रहता है, मतलब लाइफ कितना रहता है वो भी सबका अलग अलग रहता है। और जेनेटिक वेरिएशन भी रिस्पॉन्सिबल है नए नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होने के लिए। और इसके अलावा जोग्राफिकल कंडीशन और रिप्रोडक्टिव चेंजेस की वजह से भी नए नए स्पीसीज़ बनती है। और जोग्राफिकल वजह से ही मतलब स्पीशिएशन होता है, मतलब स्पीशिएशन का यही। अब हम देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद हम अपने ह्यूमन एवोल्यूशन के टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हमारा जो है अब है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है एवोल्यूशन, उसी पे पूरा बेस है ह्यूमन एवोल्यूशन की। ह्यूमन का जो एवोल्यूशन, जो इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो इस चार्ट से हम पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन को समझेंगे। क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें उतना समझने लायक नहीं है, तो मतलब ये चार्ट ही में हमें पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा, मतलब ये चार्ट ही में पूरा हमें पता चल जाएगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। तो इस चार्ट के मतलब जो हमारा सबसे पहला जो इंसिस्टर था, जो सबसे पहला पूर्वज था इस चार्ट के, मतलब इस चार्ट में जो हमारा सबसे पहला पूर्वज है वो एंशिएंट एनिमल लाइक लेमूर, मतलब एक लेमूर जैसा एक एंशिएंट एनिमल था। मतलब ये नहीं पता कौन सा एनिमल था, एक पुराना एनिमल था जो लेमूर जैसा था। और ये कब था, तो ये 7 करोड़ साल पहले था। और उसमें डेवलपमेंट होता गया, और उसमें इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। ये जो लेमूर है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। और हाँ, लेमूर का आपको रुकिए फोटो दिखा दो, जो अभी का लेमूर है, मतलब ये ऐसे लेमूर होते, ये जो मॉडर्न, ये अभी के मॉडर्न लेमूर है। और ऐसा ही जो हमारा इंसिस्टर था ऐसा दिखता था, मतलब ऐसा ही कुछ इससे कम या ज़्यादा इसी के जैसा दिखता था जो हमारा इंसिस्टर था लेमूर। ये है लेमूर। तो जो हमारा ये इंसिस्टर है वो ऐसा ही दिखता था। और फिर इसका ब्रेन डेवलप होते गया, फिर उसका बॉडी भी थोड़ी बहुत डेवलप हुई। और जो उसका टेल था वो टेल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, क्योंकि वो डाली के ऊपर चलना इस्तेमाल छोड़ दिया। फिर उसका जो पूँछ है, वो पूँछ किस लिए इस्तेमाल करते, तो डाली के ऊपर उछल कूद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जब ज़मीन पे चलने लगा तो पूँछ का इस्तेमाल ही करना छोड़ दिया। इस वजह से उसका पूँछ जो था वो एकदम वेस्टिजियस हो गया। मतलब हमने वेस्टिजियस ऑर्गन में पढ़ा था ना कि या तो हम किसी भी ऑर्गन का यूज़ करना छोड़ देते तो डीजनरेट होने लगता है, तो उसे ये डिसअपेयर हो गया। जो ये इजिप्टोपैथिकस है, जो ये हमारा जो अगला इंसिस्टर है, वो जब उसमें इवोल्यूशन हो गया तब तक उसका जो पूँछ था, जो उसका टेल था, वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया था। मतलब उसका अब जो पूँछ था वो गायब ही हो गया था, अब उसका पूँछ नहीं था। अब बस एक टेल बोन बच गया था, कॉकिक्स, जो हमने पढ़ा था वेस्टिजियस ऑर्गन में, जो अभी तक है कॉकिक्स, जो ऐसे एकदम नीचे के जो नीचे के हिस्से में ऐसे कॉकिक्स रहता है, टेल बोन, वो अभी तक है। और उसको डिसअपेयर होने में बहुत करोड़ों साल लगेंगे, 100 साल लग सकते, कितना भी साल लग सकता है। तो फिर जो इजिप्टोपैथिकस में इवॉल्व हुआ, फिर इसमें भी और चेंजेस आने लगे, फिर इसमें भी और डेवलपमेंट होते गया। फिर इसमें ये इवॉल्व होके चलते, मतलब ज़मीन पे इन लोग चलते थे ना, तो इन लोग हाथ पैर खाने के मतलब अपने हाथ पैर का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे और ब्रेन का भी इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि फिर ज़मीन पे चलते थे तो कुछ भी इन्हें दिखता था तो उन लोग समझने की कोशिश करते थे उसे। तो इन लोग और डेवलप होते होते फिर इन लोग डेवलप हो गए ड्रायोपैथिकस में। और ड्रायोपैथिकस में जब इन लोग इवॉल्व हुए तो जो उनका रीढ़ की हड्डी था वो अब थोड़ा बहुत मतलब वो भी डेवलप होने लग गया, वो भी थोड़ा सीधा होने लग गया, इरेक्ट पोस्चर में थोड़ा बहुत आने लग गया था। क्योंकि अब उन लोग को ज़मीन पे चल रहे थे तो उन लोग को थोड़ा बहुत और उन लोग ऊपर होने की कोशिश करते और डेवलप हो रहे थे उन लोग, और ऊपर से उन लोग का ब्रेन भी डेवलप हो रहा था। और ये सब था, तो ये था 2.5 करोड़ साल पहले, मतलब 2,50,00,000 साल पहले ड्रायोपैथिकस था। और जो ये इजिप्टोपैथिकस है वो 4 करोड़ साल पहले था।
और फिर इसमें भी डेवलपमेंट होने लगा, ये ड्रायोपैथिकस में भी, फिर इसमें भी और डेवलपमेंट होने लगा। और हाँ, ये ड्रायोपैथिकस से ही गोरिल्ला और चिंपैंजी डेवलप हुए थे, जो अलग ही डायरेक्शन में चले गए, वो अलग स्पीसीज बन गए तो वो अलग से डेवलप होने लगे। और ये जो ड्रायोपैथिकस है वो अलग डायरेक्शन में डेवलप हो रहा था ये। और इसलिए गोरिल्ला, आपने देखा जो गोरिल्ला है उसका टेल नहीं है क्योंकि वो इसी से इवॉल्व हुआ है, और चिंपैंजी का भी टेल नहीं है क्योंकि वो यही इसी से ड्रायोपैथिकस से ही इवॉल्व हुआ है। फिर ये ड्रायोपैथिकस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे, ये भी डेवलपमेंट होते गए, इसका भी डेवलपमेंट हो गया, ये भी इवॉल्व होने लगा और इसका ब्रेन और डेवलपमेंट होते गया। फिर इवॉल्व होने के बाद जो इसका रीढ़ का हड्डी था वो अब एकदम इरेक्ट पोस्चर में आने लगा, मतलब अब एकदम सीधे अब खड़े हो पा रहे थे उन लोग। और फिर इवॉल्व हुआ रामापैथिकस में। फिर भी लेकिन पूरी तरह से अब खड़े नहीं हो पा रहे थे, मतलब थोड़ा अब एकदम मतलब अब चल पा रहे थे, अब थोड़ा बहुत ऐसे झुक के थोड़ा बहुत चल रहे थे। लेकिन ये पहला मतलब जो रामापैथिकस है जो 1 करोड़ साल पहले था, वो पहला ऐसा एनिमल था जो हमारा इंसिस्टर था। रुके, यहाँ पे नाम है, हाँ, तो ये जो रामापैथिकस है वो 1 करोड़ साल पहले था, जो रामापैथिकस है वो 1 करोड़ साल पहले था। और ये पहला ऐसा रिकॉर्डेड, मतलब पहला एक ऐसा इंसिस्टर है हमारा या एनिमल है जो इंसान के जैसा चलता था, इंसान के जैसा दिखता था, मतलब जंगली इंसान जैसे। अगर हम अभी इसे देख लेंगे तो हमें लगेगा कोई जंगली इंसान है, ऐसा मतलब लगेगा, मतलब ये अब दिखने में एकदम इंसान जैसा अब दिखने लग रहे थे इन लोग बस। लेकिन ये अब पूरी तरह से अभी सीधे नहीं खड़े हो रहे थे, थोड़े बहुत टेढ़े चल रहे थे इन लोग। अब इसका भी डेवलपमेंट होते गया, इसका भी ब्रेन और इंटेलिजेंट होते गया, फिर जाकर ऑस्ट्रोपैथिकस में ये इवॉल्व हो गया, इसका डेवलपमेंट और होते गया। और ये कब था ऑस्ट्रोलोपैथिकस, तो ये कब था, ये था 40 लाख साल पहले। फिर इसका भी और ब्रेन और इंटेलिजेंट होते गया, तो इन लोग फिर इतना इंटेलिजेंट हो गए, फिर इन लोग स्किलेड ह्यूमन में इवॉल्व हो गए। जो फिर स्किलेड ह्यूमन का मतलब है जो स्किल उनमें आ गया, वो हथियार का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे कोई भी शिकार करने के लिए। तो ह्यूमन मतलब जो स्किलेड ह्यूमन भी इवॉल्व होगा। और ये कब था, तो ये था 20 लाख साल पहले इन लोग थे, जो स्किलेड ह्यूमन है उन लोग 20 लाख साल पहले थे। और इन लोग अब थोड़े बहुत और सीधे इन लोग खड़े होने लग गए थे, तो फिर इन लोग और ब्रेन डेवलप हुआ, इन लोग मतलब इन लोग और इंटेलिजेंट ही होते गए क्योंकि इन लोग अपना ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो उन लोग और इंटेलिजेंट होते गए और इन लोग सोचने समझने की शक्ति और बढ़ते गई। और फिर और डेवलपमेंट होते होते फिर लोग मैन विद इरेक्ट पोस्चर में आ गए कि अब एकदम मैन की तरह इनका जो रीढ़ का हड्डी था वो एकदम सीधा हो गया था। अब वो मतलब अच्छे से अब खड़े हो पा रहे थे, भाग पा रहे थे अब सही से एकदम, अब मैन की तरह मतलब एकदम अब होमो सैपियंस की तरह ये एकदम इंसानों के जैसा अब चल फिर पा रहे थे इन लोग। और ये कब थे, तो ये 1,50,000 साल पहले थे जो ये मैन विद इरेक्ट पोस्चर है। और इसका भी ब्रेन और डेवलप होते गया, इन लोग का ब्रेन इतना डेवलप हुआ फिर जाकर इन लोग इवॉल्व हुए नियंदरथल मैन में। और ये जो नियंदरथल मैन था इसका ब्रेन जो था ये पहला मतलब ऐसा जो मतलब हमारा जो पूर्वज है जो इसका ब्रेन इतना डेवलप हो गया था, इतना इंटेलिजेंट हो गया था कि मतलब इसको हम होमो सैपियंस के ग्रुप में ले सकते हैं, मतलब ये इसका ब्रेन इतना डेवलपमेंट हो गया था। और ये कब था, तो ये 1,50,000 साल पहले था। और फिर इन्होंने जो ये नियंदरथल मैन है इन्होंने 50,000 साल बाद ही इन्होंने फायर भी मतलब खोज ली। और फिर उसके बाद से उन लोग खाने लगे, मतलब पका के फिर उन लोग खाने लगे सब कुछ। तो ये देखिए ये है नियंदरथल मैन का इमेज, ऐसा मतलब नियंदरथल मैन था उस टाइम का। और इसका फॉसिल भी हमें मिला, तभी हमें पता चला कि हमारा जो इंसिस्टर था वो नियंदरथल मैन भी था। तो ये जो मतलब नियंदरथल मैन का जो ब्रेन था वो इतना डेवलप हो गया था कि लोग फिर फायर को डेवलप किए। फिर उसके बाद ये जो नियंदरथल मैन था वो क्रो मैग्नोन मैन में डेवलप हो गया, इसका ब्रेन इतना डेवलप हो गया था इन्होंने फायर को डेवलप कर ढूंढ लिया था या डिस्कवर कर लिया था। फिर और फिर ऐसे ही मतलब इन लोग का इतना दिमाग इंटेलिजेंट हो गया था कि जो क्रो मैग्नोन मैन है, फिर ये कब था, तो ये 50,000 साल पहले था। और ये जो थे मतलब ये जो क्रो मैग्नोन मैन है अब ये पूरी तरह से इंसान बन चुके थे और अब ये होमो सैपियंस के ग्रुप में आ गए थे, मतलब ये इनका ब्रेन इतना डेवलपमेंट हो गया था। तो कैसे मतलब देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा इंसिस्टर था वो लेमूर था, तो इसका डेवलपमेंट होते गया बहुत करोड़ों साल लगे, 7 करोड़ साल लगे हमें जानवर से इंसान बनने के लिए। मतलब कि इंसान का डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ कि हम पहले जानवर थे, फिर हमारा डेवलपमेंट होते गया फिर हम तब जाकर हम एक इंसान बने। तो मतलब ये बहुत करोड़ों साल लगते इवोल्यूशन आने में। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब वैसे 1-2 लाख साल में नहीं हुआ, करोड़ों साल लगे इसको ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए। और जो ये नियंदरथल मैन है
इसने 50 साल, जब ये कब था, तो ये 1,50,000 साल पहले ये आ गया था, और उसके 50,000 साल बाद ही इन्होंने फायर को ढूंढ लिया था, डिस्कवर कर लिया था। और हाँ, और ये लेमूर ये एनिमल है, ये मत सोच लेना कि यही एनिमल था हमारा एंसेस्टर। ऐसा एनिमल था, ये नहीं था कि यही एनिमल है, ऐसा कुछ दिखने वाला एनिमल था हमारा जो एंसेस्टर, ऐसा दिखता था थोड़ा बहुत। तो ह्यूमन एवोल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यह हमारा लास्ट वीडियो था। अब हम जल्दी ही अपना सेकंड चैप्टर भी लेने वाले। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआती वीडियो में ही बताया था कि मैं ये सारे नोट्स जितने भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है, जो यहाँ पे मैं ये सारे जितने भी ये सब है, इन सब के मैं स्क्रीनशॉट आपके मतलब PDF फॉर्म में डाल देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।